जय हिंद दोस्तों। CDS 1 2020 के क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं और हिस्ट्री सेक्शन का डिस्कशन चल रहा है हमारा। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कवर किए थे लास्ट के 2 पार्ट में। ये इसका लास्ट पार्ट है यानी थर्ड पार्ट। और आज जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हिस्ट्री सेक्शन से आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। अगर आपने लास्ट के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर कवर कर लें। जैसे हमने मुग़ल पेंटिंग पर जो क्वेश्चन आया उसे कवर किया। इसके बाद जाट और सावर क्या है ये मैंने डिटेल से बात की थी कि जाट जो है वो एक पोजीशन होता है, पोजीशन को दर्शाता है मनसबदार का, और इसी से सैलरी डिसाइड होती है। और सावर का मतलब होता है कितने हॉर्समैन मेंटेन करके चलने हैं एक मनसबदार को। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नाउ अगर हम लोग आगे देखें हिस्ट्री के क्वेश्चन तो यहाँ हमने हड़प्पा वाला क्वेश्चन कवर किया था। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ये है 77 नंबर। ये सेट ए के अकॉर्डिंग है। द वर्क सियर उल मुतखेरीन, ये जो बुक है जो कि बैटल ऑफ प्लासी को दिखाती है, ये किनके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है सलाबत जंग, कासिम खान, गुलाम हुसैन और राम मोहन रॉय। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है। वैसे इसका रीज़न ये है कि जनरली जो रूटीन बुक्स हैं NCERT जो हैं उनमें ये टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा, ये पर्टिकुलर फैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। टॉपिक तो है ऑब्वियसली, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ऐसे टफ क्वेश्चन आपको स्किप करने चाहिए, बिकॉज एक क्वेश्चन के लिए आप अलग से कोई 900 पेजेस और 1200 पेजेस की बुक फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो बात करते वैसे यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक आप लगा सकते हैं। देखिए 2 ऑप्शन आप काफ़ी आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। राम मोहन रॉय बैटल ऑफ प्लासी पर बुक नहीं लिखेंगे, बिकॉज आपको पता होगा राम मोहन रॉय का जन्म 1772 में हुआ है, बट यहाँ पे तो 1757 की बात की जा रही। अगर आपको ब्रीफ आइडिया भी है, ये आपको रटना नहीं है इनका जन्म का कौन सा ईयर है, अगर आपको ब्रीफ आइडिया भी है कि 1828 के टाइम पे ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई, तो बट यहाँ पे तो बात की जा रही 1757 की, तो एक ऑप्शन हट जाता है। इसके बाद ये जो ऑप्शन है कासिम खान। और अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री में मुग़ल एम्पायर अच्छे से कवर किया है तो आपको आइडिया होगा जो ऑप्शन बी है कासिम खान, इनके बारे में कि ये जो है वो किस तरीके से शाहजहां और जहांगीर के टाइम पीरियड में काफ़ी बड़े बड़े एम्पायर्स के सूबेदार होते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। और सलाबत जंग अगेन ये भी मुग़ल एम्पायर से बिलोंग करते थे, मुग़ल एम्पायर के वन ऑफ द जनरल थे, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। हालांकि अगर आपको इतना डीप आइडिया है तो ही, अदरवाइज फिर ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया स्किप करने चाहिए। नाउ अगर आप देखें इसका आंसर तो मैंने बता दिया, गुलाम हुसैन है। ऑप्शन बुक का नाम है, ये ध्यान रख लीजिए, आगे चल के रिपीट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो सियार उल मुतखेरीन बुक का नाम है और ये बैटल ऑफ प्लासी के बारे में दर्शाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, ये CDS 2021 का क्वेश्चन है। द बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय जहान आरा इज़ नोन एज, यानी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो बायोग्राफी है जो जहान आरा के द्वारा लिखी गई है, क्या नाम है? मुनीस अल अरवा, फवेद उल फुआद, सिरातुल ओलिया या फिर मुरक्काए दहली। नाव इस क्वेश्चन को देखिए, ये CAPF 2019 का है। द सूफी वर्क कस्ब उल महजब वाज रिटेन बाय, और यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास अबुल हसन अल हुजवीरी, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया या फिर अमीर खुसरो। ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 2 है, और इसमें जो भक्ति सूफी ट्रेडिशन वाला जो चैप्टर है इसी के तहत अगर आप देखें तो इनमें कुछ बुक्स के नाम आपको देखने को मिलेंगे जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर बॉक्स में आप देखें तो दातागंज बख्श की स्टोरी बताई गई है। 1039 में अबुल हसन अल हुजवीरी, जो कि हुजवीर के नेटिव होते हैं, हुजवीर के निवासी होते हैं। अब हुजवीर कहाँ है? तो अफ़गानिस्तान में गजनी एक जगह है, वहाँ पे उसी के पास है हुजवीरी। तो ये जो अबुल हसन अल हुजवीरी हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है पर्सियन में यानी फ़ारसी भाषा में, नाम है कस्ब उल महजब यानी अनवीलिंग ऑफ द वेल्ड। और ये एक्सप्लेन करती है तसव्वुफ़ के मीनिंग को। तसव्वुफ़ का मतलब क्या होता है? बिकमिंग अ सूफ़ी। जब हम लोग भक्ति सूफी ट्रेडिशन पर बात करेंगे तब डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि टर्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तसव्वुफ़, जियारत, खानका, इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप बुक का नाम ध्यान रखिए। ये जो बुक है ये अबुल हसन हुजवीरी के द्वारा लिखी गई है, नाम है कस्ब उल महजब। तो वो क्वेश्चन तो CAPF में पूछा गया था। ये देखिए CDS का क्वेश्चन, यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी लंबा चौड़ा एक शब्द दिया गया है जो कि जहान आरा की बायोग्राफी जो है जो उन्होंने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती पर लिखी है, नाम है मुनीस अल अरवा। तो ये टाइटल का नाम ध्यान रखिए, मुनीस अल अरवा यानी द कॉन्फिडेंट ऑफ स्पिरिट्स। ये लिखी किनके द्वारा गई है? जहान आरा के द्वारा। और ये बायोग्राफी किनके विषय में है? क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन घुमा करके पूछ लेते हैं कि जहान आरा ने जो बायोग्राफी लिखी है मुनीस अल अरवा, ये किन पर है? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती पर। बुक से ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं और टफ नेचर के होते हैं, तो इस चैप्टर में जब आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं बुक्स के ऊपर, तो और भी कई सारे बुक्स हैं
जैसे इसी चैप्टर में अगर आप आगे बढ़ें तो और भी कई सारे बुक्स के नाम दिए गए हैं और उन्हें ज़रूर आप नोट डाउन कर लें। और वैसे ये टर्म भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हम लोग इस चैप्टर पर जब बात करेंगे तब डिटेल में बात करेंगे ही। जैसे सुल्तान उल मशेख किनके द्वारा किसे कहा गया, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान रखें, बिकॉज हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा की टर्म से फोकस किया जाता है, बुक्स वगैरह पे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो एक दो और यहाँ पे बुक्स हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है आगे पूछे जाने की, बिकॉज इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक ये भी पूछा गया है सीडीएस या सीएपीएफ में, मुझे एग्जाम का नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो वो क्वेश्चन इस तरह से था कि जो कस्ब उल महजूब जो बुक है वो किनके द्वारा लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन तो खैर अभी हमने कवर किया ही, ये वाला। और एक और है यहाँ पे, ये बुक भी, हाँ ये वाला मैं बता रहा था कि ये भी पूछा गया। तो जो भी हो आपको ध्यान रखना है, इन बुक्स को अलग से नोट डाउन कर लेना, रिवाइज कर लेना है। नाम है अखबार उल अखियार और इनके जो ऑथर हैं अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जब आप बार बार पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें ध्यान हो जाएंगी। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर मैंने बता दिया, 78th। We who believed that the Russian designs were an imminent peril to the security and tranquility of Indian Empire in 1836। यानी जो 1836 में इंडियन एम्पायर था उसकी सिक्योरिटी और ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांति होता है, को लेके एक इमिनेंट पेरिल था। इमिनेंट पेरिल का मतलब एक तरह का खतरा आप कह लें। रशियन डिजाइन्स के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसा किनके द्वारा कहा गया होगा? ऑप्शन हमारे पास लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड पाम्स्टन, लॉर्ड कैनिंग या अलेक्जेंडर बर्न्स। अगर आपको ये भी आइडिया है कि 1836 में भारत के गवर्नर जनरल कौन होते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बिकॉज 1836 की बात की जा रही है और उस टाइम पे चूंकि ये भारत के गवर्नर जनरल है, तो यही कथन कहेंगे ना कि रसिया में जो यहाँ पे बात की जा रही है क्वेश्चन के तहत, कि जो रशियन डिज़ाइन है वो एक एमिनेंट पेरिल है इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर के। तो ये यहाँ पे पूरी स्टोरी है, ये आप पढ़ सकते हैं लॉर्ड ऑकलैंड और सिंध के विषय में। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये 8th क्लास की एनसीईआरटी में भी कवर्ड है अगेन पूरी स्टोरी, और डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। तो इसका आंसर तो ऑप्शन ए है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द तत्वबोधिनी सभा वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीटेड भी है और ईजी भी है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई है किनके द्वारा? ऑप्शन डी द्वारका ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में। तो इसकी पूरी स्टोरी मैं बता देता हूँ। वैसे मैंने ब्रह्मो समाज पर कवर किए हैं कई सारे वीडियोस। और देखिए ब्रह्मो समाज से ही केवल क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की, ओके, या फिर साधारण ब्रह्मो समाज और आदि ब्रह्मो समाज इनकी स्थापना किसने की। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए इस पर। तो ब्रह्मो समाज हमें पता है, जैसा कि पहले नाम होता है ब्रह्मो सभा, जो कि आगे चल के ब्रह्मो समाज का रूप ले लेता है। हम ईयर अगर बात करें तो 1828 की बात कर रहे हैं। किनके द्वारा फाउंड की जाती है? ऑब्वियसली राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। और आगे चल के अगर आप देखें तो 1866 की मैं बात करूं, ब्रह्मो समाज दो पार्ट में बट जाती है, और इन जो दो पार्ट हैं इनके नाम होते हैं। तो अगर आप 1866 में देखें तो जो ब्रह्मो समाज है ये दो पार्ट में बट जाती है, और पहले का नाम है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी पूछा गया है। केशव चंद्र सेन के द्वारा। किनके द्वारा फाउंड की जाती है? ये केशव चंद्र सेन के द्वारा। और इसके अलावा आदि ब्रह्मो समाज की अगर बात करें तो ये फाउंड की जाती है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। अगेन यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना किनके द्वारा की जाती है? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। अब थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं आदि ब्रह्मो समाज के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया आदि ब्रह्मो समाज कब फाउंड की जाती है, तो वो ईयर होता है 1866। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था तो बोधनी सभा के बारे में, तो ये 1839 में ही स्टेब्लिश कर दी जाती है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको दो अलग अलग फैक्ट बताए हैं। पहला तो ये कि तत्वबोधिनी सभा फाउंड की जाती है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में। इसके अलावा जो मैंने बताया कि ब्रह्मो समाज भी दो पार्ट में बट जाता है, जिनमें से जो एक पार्ट होता है आदि, आदि का मतलब वैसे होता है ओरिजिनल मेन। तो आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना की जाती है देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा। तो दो आपको ध्यान रखना है, पहला तो ब्रह्मो समाज, दूसरा तत्वबोधिनी सभा। ये दोनों के ही फाउंडर कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर। और तत्वबोधिनी सभा की बात आई है तो मैं एक पत्रिका का नाम भी आपको बता दूं, बिकॉज काफ़ी बार पत्रिकाओं से क्वेश्चन आते हैं जर्नल्स के ऊपर। तो तत्वबोधिनी पत्रिका नाम है, किनके द्वारा फाउंड की गई है? ऑब्वियसली देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित की गई है। और एडिटर कौन होते हैं? इनके एडिटर होते हैं, ऑप्शन सी में देखिए, अक्षय कुमार दत्ता। तो ध्यान रखिए ये देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी होते हैं, इन्होंने स्थापना की किनकी? तत्वबोधिनी
पत्रिका की, तत्वबोधिनी सभा की, और इसी सभा के तहत तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली जाती है। और ये जो तत्वबोधिनी पत्रिका है, इनके एडिटर कौन होते हैं? काफ़ी प्रख्यात समाज सुधारक, नाम है इनका अक्षय कुमार दत्ता। तो कई सारे मैंने आपको फैक्ट बताए, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक बार दोबारा समअप कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की जाती है, और आगे चल के 1866 में ये दो पार्ट में बट जाता है। पहला मैंने बताया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, और दूसरा आदि ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना किनके द्वारा की जाती है? केशव चंद्र सेन जी के द्वारा। और आदि ब्रह्मो समाज की अगर हम बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर। और देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी। और यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पत्रिका जो निकाली जाती है, उनका नाम होता है तत्वबोधिनी पत्रिका। एडिटर कौन होते हैं? अक्षय कुमार दत्ता। तो ये सारे फैक्ट मैंने कवर कर दिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर मेरा वीडियो देख ले ब्रह्मो समाज के ऊपर जो मैंने बनाया, बिकॉज ब्रह्मो समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई ये याद रखना आज के डेट में इनफ नहीं है। बिकॉज काफ़ी बार आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो फैक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की, या फिर आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की। तो ये सब चीज़ें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ आगे बढ़ते हैं, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं नेक्स्ट कहाँ पे हमारे। हाँ, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा हिस्ट्री का। सो ये तो पॉलिटी का है, पॉलिटिकल हिस्ट्री कह लें आप, या पॉलिटी का क्वेश्चन है। वैसे इसका आंसर है 1952। तो यहीं पे हम लोग कवर कर लेते हैं। नाउ डीलिमिटेशन कमीशन का क्या काम है ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं ये भी बताना है। तो फर्स्ट बार कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1952 में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किन्होंने यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को कि इंडिया वाज गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, यानी भारत कॉन्ट्राडिक्शंस के जीवन में एंटर करने जा रहा है, विरोधाभासों की स्थिति में एंटर करने के लिए जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब ये किस कंटेक्स्ट में कहा, इस पर तुम लोग बात करेंगे ही कि इन्होंने किस कंटेक्स्ट पर ये बात कही। थीम्स वाली NCERT में काफ़ी डिटेल में दिया गया। फिलहाल इस पर हम लोग ज़्यादा डिटेल कवर नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे पूरा इस पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी स्थिति बनी, या फिर क्या डॉक्टर BR अम्बेडकर के क्या व्यूज़ थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। और इनकी एक काफ़ी फेमस स्पीच है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एक बार ज़रूर इसे पढ़िए। नाम है द ग्रामर ऑफ एनार्की। ये अगेन डॉक्टर BR अम्बेडकर की काफ़ी फेमस स्पीच है, और ये इन्हीं स्पीच में काफ़ी डिटेल में इस पर बात की गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्रिएशन ऑफ अ फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो काफ़ी आसान और डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, या और भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरपिनिंग्स हुई हैं भारत के तहत भारत में, तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके फीचर्स के ऊपर। तो ये वन ऑफ द फीचर था कि फेडरल कोर्ट इन इंडिया की स्थापना की गई। तो ऐसा प्रोविज़न आया 1935 में, रिकमेंडेशन आई, बट ये सेटअप कब होती है? 1937 में। तो ये भी आपको ईयर ध्यान रखना है कि फेडरल कोर्ट की स्थापना कब होती है? 1937 में, जो कि आगे चल के हमारे सुप्रीम कोर्ट का रूप बनता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वैसे मैंने प्रत्येक जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैं या जो चार्टर एक्ट हैं, इन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो उन्हें आप ज़रूर रेफ़र कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु फाउंडेड द सेवा समिति एट इलाहाबाद इन 1914। तो आपको बताना है कि सेवा समिति की स्थापना किसने की। तो नाउ अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की, या मतलब बहुत इजी वाले नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान से कवर करना पड़ेगा ये चीज़ें। तो स्पेक्ट्रम के लास्ट पेजेस में ग्लोसरी है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं इन चीज़ों को। जैसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, या देखिए इनकी स्थापना हमें पता है गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई। पूर्णा सेवा सदन है। इसके अलावा भारत स्त्री मंडल, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, सरला देवी चौधरानी, ध्यान रखिए ये नाम। उसके अलावा सोशल सर्विस लीग NM जोशी जी के द्वारा, ये भी बहुत बार पूछते हैं। सेवा समिति इलाहाबाद में स्थापना की गई 1914 में हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा। तो ये नाम भी ध्यान रखिए, हृदयनाथ कुंजरू। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट ऑफ हैदराबाद इन द डेक्कन ऑफिशियली एक्सेप्टेड टू द इंडियन यूनियन। तो आपको बताना है कि जो स्टेट ऑफ हैदराबाद है वो ऑफिशियली इंडियन यूनियन में कब शामिल होता है। ऑप्शन है हमारे पास 1948, 1950, 1949 या फिर 1947। तो ये भी अगेन आसान क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए 1948 है। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ, आप ये बताइए कि कई सारे रियासतें थी जब भारत आज़ाद हुआ था, तो इनमें से कौन सी जो 3 रियासतें हैं जो जिन्होंने सबसे पहले विलय करने से
यानी इंडियन यूनियन में शामिल होने से इनकार किया था। ये इन 3 रियासतों के आप नाम लिखें। और इसके बाद आपने इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन पोलो का नाम सुना होगा, ठीक है। ऑपरेशन पोलो जो 17 सितंबर 1948 को ऑफिशियली खत्म होता है और 1948 में ही स्टेट ऑफ हैदराबाद का मर्जर हो जाता है इंडियन यूनियन में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हंटर कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है। हंटर कमीशन जो कि 1882 में सेटअप होता है, ये अपॉइंट किया गया था स्टेट ऑफ एजुकेशन के सर्वे के विषय में। नाउ किस तरह के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में ये पूछा जा रहा है। क्या ये डिप्रिकेटेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, या ओवर रूल द डिस्पैच ऑफ 1854, एंडोर्स द डिस्पैच ऑफ 1854 विद ग्रेटर एम्फेसिस ऑन प्राइमरी एजुकेशन, या फिर क्रिटिसाइज किया इसने ग्रांट्स इन एड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो एजुकेशन सिस्टम था अंडर द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, इनसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपने नाम भी सुना होगा वुड डिस्पैच का, या फिर जो 1854 का जो आया था वुड डिस्पैच 1854 का, उसके बाद मेकाले मिनट 1835 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने कवर किया जब हमने 8th क्लास की NCERT कवर की है। तो वन ऑफ द लास्ट चैप्टर जो हमारा था उस पर हमने काफ़ी डिटेल्स इन टॉपिक्स को कवर किया विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिविल सर्विस में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सो अगर आप स्पेक्ट्रम के अंदर देखें तो यहाँ पे हंटर एजुकेशन कमीशन की बात की गई है। ईयर आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पहले भी पूछा गया है। तो अर्लियर जो स्कीम थी काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को, और जब एजुकेशन शिफ्ट हो गया प्रोविंसेस में 1870s में, तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन और भी ज़्यादा प्रभावित हुई, बिकॉज प्रोविंसेस के पास ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो 1882 में एक कमीशन गठित की जाती है, नाम होता है हंटर कमीशन, और ये किनके नेतृत्व में की जाती है? W हंटर के नेतृत्व में, इसलिए नाम होता है हंटर कमीशन, ताकि ये प्रोग्रेस को रिव्यू करें कि एजुकेशन में हमारे कंट्री में एजुकेशन को लेकर के, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर के स्पेशली कोई फ़ायदा या कोई प्रोग्रेस हुआ है या नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए। और ये डिस्पैच के बाद की कहानी, यानी 1854 के बाद ये सर्वे करना था, और ये गठित होती है 1882 या 1883 के बीच। मतलब ये लगभग आप अगर कहें तो लगभग 30 सालों का ये जो घटनाक्रम रहा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर के, क्या प्रोग्रेस हुई, उस चीज़ को चेक करने के लिए गठित की जाती है हंटर कमीशन। तो ये आपको ध्यान रखना, हंटर कमीशन की बात की जा रही है। अब देखिए इनके कुछ रिकमेंडेशन भी समझ लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि स्टेट को स्पेशल केयर करना है ताकि वो प्राइमरी एजुकेशन को और बढ़ावा दे सकें और इम्प्रूव कर सकें, एक्सटेंड कर सकें। और एक बात और यहाँ पे फोकस की जाती है कि वर्नाक्युलर मीडियम का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है उनमें जो लोकल लैंग्वेज है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। और यहाँ पर रिकमेंड किया गया कि ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू न्यूली सेटअप डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड। तो जो नई स्थापित की गई थी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्यूनिसिपल बोर्ड, उनमें ये कंट्रोल होगा इन चीज़ों का, उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसी तरीके से और भी रिकमेंडेशन दी गई किस तरीके से जो हाई स्कूल है उनको 2 डिवीज़न में बांटा जाए। तो ये इनका मतलब आप कह लें पूरा क्रक्स यही निकल करके आ रहा है, किस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की स्थिति को बेहतर किया जाए। सो हंटर कमीशन को आपको हंटर कमेटी से कंफ्यूज नहीं करना है। हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी जो जालियांवाला बाग मैसेकर के बाद गठित की गई थी, ताकि यहाँ पे चेक किया जाए और बाकी सारी सर्वे किए जाए। तो ध्यान रखना है आपको, हंटर कमेटी की बात कर रहे हैं हम, जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ? जालियांवाला बाग मैसेकर के साथ। लेकिन अगर मैं हंटर कमीशन की बात करूँ तो ये कब सेटअप की गई? 1882 में। और इसमें क्या बात की जा रही है कि प्राइमरी एजुकेशन पर बढ़ावा दिया जाए। वुड डिस्पैच के बाद बेसिकली ये सर्वे किया गया था। सो नाउ अब आप इसका आंसर समझ गए होंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है कि डिस्पैच को एंडोर्स किया जाए और प्राइमरी एजुकेशन पर बढ़ावा दिया जाए। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। सो नाउ हिस्ट्री सेक्शन से हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, और जल्द ही मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन टॉपिक्स को लेकर के भी वीडियोज़ लाऊंगा। और जिस तरीके से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया है डिटेल में, उसी तरीके से डिटेल एनालिसिस आगे भी करेंगे। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।